स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सब ने होली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। नाउ यू ऑल नो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के बहुत कम डेज बचे हैं। आज 15th हो गई है, 19th को आपका एग्जाम है। ओनली 4 डेज आर लेफ्ट। तो इन 4 डेज में हम आपको कैसे कैसे सिलेबस को कवर अप करना है, जो भी आपके लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं। लाइक इनिशियली मैंने आपको मैक्रो का सिलेबस कराया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए। अब जो लेफ्ट ओवर सिलेबस रह गया है इंडियन इकोनॉमी का, हम वो कवर अप करेंगे। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं कि आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाए एंड आपके एमसीक्यूज की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों, आपको ये सबको पता होगा कि आपका जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आना है एंड ऑलमोस्ट वो किस पे आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या पॉल्यूशन पे या फिर वो ओजोन लेयर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये एक आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा और बहुत इजी टू अटेम्प्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। लाइक आपका जो क्वेश्चन है वो कंफर्म है, चाइना पाकिस्तान इंडिया वाला जो कंपैरेटिव स्टडी का चैप्टर है, उसमें डाटा वाज गिवन टू यू। ठीक है, आपने इनिशियली भी देखा होगा, डाटा दिया होता है, उसके बेसिस पर आपको परफॉर्मेंस बतानी होती है, ग्रोथ बतानी होती है। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो मैं आज आपको करा रही हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एलपीजी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया, एग्रीकल्चर की कंडीशन बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसी टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, पहली बात तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ ये कॉन्सेप्ट? दिस इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। लाइक इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो भी पहले पॉलिसीज बनी थी, 5 ईयर प्लानिंग करी थी, उन सब के बाद यहाँ पर जो मेन रिफॉर्म करा गया, न्यू कंसेप्ट आया, वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। तो बच्चों, ये कंसेप्ट आने से पहले नीड क्या थी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो करे गए, रिफॉर्म्स मींस बच्चों सुधार, इकोनॉमिक इज इकोनॉमी के लिए, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क में 3 मार्क में आ सकता है कि हमें इस कंसेप्ट को लाने की मतलब क्यों इंट्रोड्यूस करा गया, नीड क्या थी? बिकॉज गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, गवर्नमेंट वाज हैविंग लैक ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से सोचा गया कि हमें इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो जो मेन रीजन था दैट वाज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी, गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं थे कि गवर्नमेंट जो है सब एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर सके। अनदर रीजन इज हमारा जो बीओपी था वो डेफिशिएट हो रहा था। डेफिशिएट कब होता है बीओपी बच्चों? जब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट ज्यादा थे बट एक्सपोर्ट्स कम थे, तो हमारा डेफिशिएट हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की जगह डेफिशिएट हो रहा था। एक ये भी रीजन था बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। और जो आपका पॉइंट है वो है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये क्या होता है बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जब भी आप बच्चों एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, इंडियन करेंसी को हम उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करते हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए। तो हमारे वो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व थे वो भी क्या हो रहे थे? रिड्यूस हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की जरूरत है। वन मोर इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जब इकोनॉमी में महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जरूरत थी कि इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाए जाएं। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई, उसमें आपका क्या क्या स्टेप्स लिए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग? कि हमारे रिजर्व्स को भी हमें ठीक करना था, बीओपी के डेफिशिएट को भी ठीक करना था। तो मेन जो पॉलिसीज बच्चों इंट्रोड्यूस करी गई वो क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले बच्चों बेसिक आपको पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन क्या है, कंसेप्ट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क में भी कि एक्चुअली में लिबरलाइजेशन होता क्या है। दिस वर्ड डिराइव्स फ्रॉम लिबरलाइजेशन। कहां से आया वर्ड? मींस व्हेन यू गेट लिबर्टी। लिबरलाइजेशन इज लिबर्टी। लिबर्टी कैसी चाहिए? लाइक जितनी भी आपको रिस्ट्रिक्शंस थी एंट्री और ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर को, वो खत्म हो जाए। लाइक आपको एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के केस में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी
वो सब हटा दी जाए। रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ, रिमूवल ऑफ जो भी आपकी प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी। उन्होंने कुछ न्यू करना है या ग्रोथ से रिलेटेड करना है, वो एंट्री और ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया एंट्री रिस्ट्रिक्शंस को, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस को इन प्राइवेट सेक्टर। तो अब इसके अंडर में जो जो रिफॉर्म्स है वो क्या थे? लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडस्ट्री से रिलेटेड बच्चों क्या रिफॉर्म्स हुए? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, लाइक फाइनेंस से रिलेटेड हुए, टैक्स से रिलेटेड हुए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आएगा? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो पहले आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना हो तो लाइसेंस लेना पड़ता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया। कितना रिड्यूस कर दिया गया? किसके लिए कंपल्सरी रहा? दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इनिशियली जो था आपको लाइसेंस लेना पड़ता था 18 इंडस्ट्रीज को छोड़कर, इन 18 को छोड़कर आपको लाइसेंस लेना होता था। इनिशियली नंबर वाज 18, नाउ इट गेट्स रिड्यूस टू ओनली 5 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस कंपल्सरी करा, बाकियों के लिए हटा दिया। वो 5 क्या थी? अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट, सिगार्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हैजर्डस केमिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए कोई भी आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। अल्कोहल है, एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस इक्विपमेंट है, सिगरेट्स है, इन सब में चाहे एक्सपेंशन है चाहे न्यू यूनिट का है, इन सबको छोड़कर बाकी से लाइसेंस को हटा दिया। देन पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। पहले पब्लिक के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ था, उसका भी रिड्यूस कर दिया। रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, बस वो रहा उनके पास। 3 सेक्टर दिए। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर गेट्स रिड्यूस। जैसे लाइसेंस को रिड्यूस कर दिया, पब्लिक सेक्टर का रोल भी क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। 3 इंडस्ट्रीज छोड़कर, वो कौन सी थी? 3, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, केमिकल्स, एक्सप्लोजिव, इन्हें छोड़कर रेलवे, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो इस टाइप से रिफॉर्म्स करें बच्चों। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें, फाइनेंस किसके अंडर में आता है? सब कुछ कंट्रोल करता था आरबीआई, तो आरबीआई का रोल भी अब कम कर दिया। ये जैसे आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स देखे, इसी टाइप से आपको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। कि बच्चों सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, इंडस्ट्री से रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या थे, आरबीआई का रोल चेंज हो गया। इनिशियली आरबीआई वाज रेगुलेटर, सब कुछ आरबीआई के कंट्रोल में था। इनिशियली इट वाज रेगुलेटर, अब आरबीआई क्या हो गया? फैसिलिटेटर, जस्ट लाइक अ वॉचडॉग। मतलब अब वो एक देख रहा था, बस अब क्या होगा, मतलब उसकी अब कोई परमिशन नहीं लेगा। इस टाइप से आरबीआई का रोल रिड्यूस कर दिया कि अब आरबीआई के अंडर में कुछ नहीं रहा। तो आरबीआई का रोल चेंज कर दिया। एक बात, जो पहले इनिशियली आपके प्राइवेट बैंक्स नहीं थे, क्योंकि आरबीआई की परमिशन नहीं थी, अब प्राइवेट बैंक्स का भी ओरिजिन हुआ। ये बच्चों जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, अब ये सब इंट्रोड्यूस हो गए। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब उस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी उसे इंक्रीज कर दिया गया। इनिशियली जो था वो 49% था कि हम उन्हें 50% नहीं दे रहे थे बिकॉज उनका होल्ड हो जाएगा। अब उस लिमिट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अराउंड 75% तक इंक्रीज कर दिया। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, बैंक्स को फ्रीडम मिल गई, उन्हें न्यू ब्रांचेस सेटअप करनी है वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इनिशियली उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये हो गए आपके बच्चों फाइनेंस रिफॉर्म्स, फाइनेंस से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करें। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या आता है बच्चों? टैक्स रिफॉर्म्स में आपके ये आता है कि इनिशियली क्या था, दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक वो जो आपकी डायरेक्ट इनकम पे लगता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है, जीएसटी वगैरह। तो टैक्स रिफॉर्म्स में क्या है, जब भी हम एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करते थे हमें ड्यूटी पे करनी होती है, टैक्स पे करने होते हैं, एक कोटाज होते हैं, टैरिफ्स होते हैं। तो अब क्या करा? रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पहले जितना भी अमाउंट आपको देना होता था उसे अब रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट था, तो उसको हमने क्या करा? डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया। इसी टाइप से इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी क्या कर दिया? वो भी हटा दिए, कुछ कम कर दिए। मतलब जो प्रोसेस था टैक्स का वो सिंप्लीफाई कर दिया, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स थे
या इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिड्यूस कर दिए और सिंप्लीफाई कर दिया उनको। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या करा, मतलब ये सब आपके आ रहे हैं बच्चों इसके अंडर में, लिबरलाइजेशन के अंडर में, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं, चाहे फाइनेंस रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है। डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, कोई भी रिफॉर्म बच्चों आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क में, 2 मार्क में, पर्टिकुलर नेम देकर भी, तो आपको सभी रिफॉर्म्स का पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या है, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, रूपी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और ये कौन कर रहा है, फॉरेन करेंसी के जब देखो एक वर्ड होता है बच्चों डेप्रिसिएशन, कि ऑटोमेटिकली इंडिया की करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, एंड वन वर्ड इज डीवैल्यूएशन व्हेन द वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो आप उसको डीवैल्यूएशन बोलोगे, अगर ऑटोमेटिकली हो रही है दैट इज डेप्रिसिएशन, तो इट इज डन बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू एनी फॉरेन करेंसी बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर रिड्यूस होती है वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ रूपी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप उसको डीवैल्यूएशन बोलते हो। एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट अलाउ रूपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल, अगर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज होता है, गवर्नमेंट कर रही है तो आप उसको क्या बोलोगे, डीवैल्यूएशन, अगर गवर्नमेंट वैल्यू रिड्यूस कर रही है, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज हो रहा है तो हम मार्केट डिटर्मिनेशन कहेंगे। मार्केट फोर्सेज कौन सी होती है बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई, अगर इन दोनों फोर्सेस के बेस पे होता है तो मार्केट डिटर्मिनेशन कहेंगे, अदरवाइज डीवैल्यूएशन कहेंगे। इसके बाद जो लास्ट रिफॉर्म्स आते हैं बच्चों वो है हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स करें, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी। इनिशियली बच्चों क्या होता है, लिमिट्स होती हैं कि आप इस लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वो सारी क्या कर दी, खत्म कर दी। जितनी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी थी, सब हटा दी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो पे करनी होती थी, इंपोर्ट ड्यूटीज जो पे करनी होती थी, सब खत्म कर दी। इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम में रिलैक्सेशन कर दी। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स बच्चों लास्ट रिफॉर्म्स है लिबरलाइजेशन के अंडर में, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो हटा दी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं बॉर्डर क्रॉस होता है वो पे करनी होती है, वो भी खत्म कर दी। इंपोर्ट ड्यूटीज भी इसी टाइप से, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, आपको लाइसेंस लेना होता था इंपोर्ट के लिए, उसमें भी हमें रिलैक्सेशन मिल गई। तो ये बच्चों हमारा सब आता है लिबरलाइजेशन के अंडर में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हमारी इस पॉलिसी का नेम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंडर में मैंने आपको सब कवर अप कराया। आर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन अगर 2 to 3 मार्क में आता है, आप क्या मेंशन करेंगे, क्या नीड थी प्राइवेटाइजेशन में, क्या हुआ, एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हमारे प्राइवेटाइजेशन में क्या था एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। नो प्राइवेटाइजेशन का मीन्स क्या है यहाँ पर, कि इनिशियली जो भी सब गवर्नमेंट के अंडर में था अब उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं थे, गवर्नमेंट की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि गवर्नमेंट सब एरियाज को कवर अप कर सके। तो यहाँ पर क्या करा गवर्नमेंट ने, ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सब कुछ जो है जो पब्लिक सेक्टर के पास था वो सब किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेटाइजेशन होना अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा रिफॉर्म था, कि ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सब कुछ, ओनरशिप भी, मैनेजमेंट भी एंड कंट्रोल सब किसके पास आ गया, प्राइवेट सेक्टर के पास। पब्लिक सेक्टर ने सब किसको हैंड ओवर कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी इनिशियली, अब यहाँ पर स्टेप्स क्या आए मेन,
तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, और डिसइन्वेस्टमेंट, जिस जिस एरिया में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी वो सब उन्होंने क्या कर दिया, डिसइन्वेस्ट, सेल आउट कर दिया, किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो यहाँ पर जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है कि उसके रीजंस क्या थे, इनएफिशिएंसी थी, गवर्नमेंट से प्रॉपर सब कुछ अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा था। इन सब में आपका जो एक मेन टॉपिक आता है बच्चों वो क्या था, कुछ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज थे जिनको क्या मिला, ऑपरेशनल फाइनेंशियल मैनेजरियल ऑटोनॉमी मिली, उनका नेम दिया गया मिनी रत्नास। ऑन February 2022 इनके नेम क्या है, 11 महारत्नास थे, लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर 13 नवरत्न हुए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन 74 मिनी रत्नास थे। इन सबको छोड़कर बाकी जो भी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस थे उनको बहुत ज्यादा ऑपरेशनल फाइनेंशियल मैनेजरियल ऑटोनॉमी मिल गई। तो इस पे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म और ये सब कुछ लाने से पहले उनको क्या दिया गया, मैनेजरियल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई। अब सारे डिसीजन वो खुद लेंगे, एफिशिएंटली रन करेंगे, सिर्फ किस लिए कि एक तो वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मोटिव क्या था, जब तक वो गवर्नमेंट के अंडर में थे, गवर्नमेंट सोशल मोटिव से काम कर रही थी, सोशल वेलफेयर के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट का एम था एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर हो, लेकिन ये कर रहे थे प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो गवर्नमेंट ने सब इनको हैंड ओवर करा, अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर ली। तो इस पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सब कुछ बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम थी तो फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी चाहिए थी, एंड मॉडर्नाइज होने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, फंड्स चाहिए जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं थे। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब हैंड ओवर कर दिया। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मारुति उद्योग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आईपीसीएल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। देन हमारा टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन। अब बच्चों ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब इंडिया की इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ मिलकर काम कर रही है, इसे आप बोलोगे ग्लोबलाइजेशन। आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, उसके इम्पैक्ट्स क्या है हमारी इकोनॉमी पर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पहले तो क्लियर करो, जब नेशन की इकोनॉमी, आपकी कंट्री की इकोनॉमी इंटीग्रेशन मीन्स मिलजुल कर, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट, मिलजुल कर चल रही है, किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। और आपने सारे जो बैरियर्स हैं वो हटा दिए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई बैरियर नहीं है, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, सभी बैरियर्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कौन से बैरियर्स थे, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट में आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल की मूवमेंट्स में जितने भी बैरियर आते हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन, जो इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म करा इंडिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट आप न्यू इकोनॉमी में अपनी न्यू टेक्नोलॉजी ला सको। इस पॉलिसी के अंडर इंडिया जो है वो अपने आप को ग्रो कर सके। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हुए, जो इंडिया है वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच गया, इंडिया के पास अच्छी टेक्नोलॉजी आने लगी, इंडिया भी उनका एक पार्ट बन गया। फंड जो भी इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी वो अवेलेबल हो गई, लोग पढ़ने के लिए फर्दर एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए बाहर जा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए, नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए। तो जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में थे, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर इंडिया ने जो अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए या बेटर स्किल्स के लिए जो स्टेप लिया है, इसमें उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इससे जो है इंडिया इट रिमेन्स पुअर, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, वो अनएडुकेट हैं, तो उनका जो लेवल है वो डाउन रहेगा, वो अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने। जब आप दूसरी इकोनॉमीज के साथ मिलते हो तो वहां आपका लेवल डाउन रहेगा। इससे दूसरी कंट्रीज में जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ज्यादा होती हैं। मतलब ग्लोबलाइज होना अच्छी बात है, बट उन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स दिए कि इससे जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इंक्रीज होती है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को हार्म कर रहा है। इससे जो इंडिया की जो पीपल की आइडेंटिटी है वो अभी भी जो है लेवल उनका डाउन ही रहेगा।
तो अच्छा भी हुआ है, इसकी वजह से प्रमोशन भी हुई है, इंडिया की ग्रोथ भी हुई है, इकोनॉमी भी डेवलप हुई है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रहा है। इसके बाद बच्चों जो एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्जाम में, वो ये पूछा जाता है WTO के बारे में। ये WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड, इसके अंडर में सारे ट्रेड्स होते हैं। 1995 में ये फाउंड हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपके ट्रेड से रिलेटेड सारे डिसीजन लेना सब उसके अंडर में होते थे। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया जाता था। इस टाइम 164 मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंडर में, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं। WTO के बच्चों फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज किया जा रहा है। टैरिफ्स, नॉन टैरिफ जो सब हटा दिए, एक अच्छा जो है ट्रेडिंग रिजाइम बनाकर जो भी नेशंस हैं वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, कहीं से भी आप कितनी भी क्वांटिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए। सभी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बैरियर्स, कोई कोटास, कोई टैरिफ, सब खत्म कर दिए, सो दैट ट्रेड जो है वो आपका स्मूथली हो सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो इस टाइप से बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ही हमने फंक्शंस देखे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस आते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचा है, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टडी करे LPG के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब बच्चों कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमें बोला कि इनकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। तो जहां कुछ पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव भी जरूर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो अब अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने हमारे लिए, इन पॉलिसीज ने अच्छा क्या करा, मतलब इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, तो हम अगर इन तीनों पॉलिसीज का कंक्लूजन निकालें, रिफॉर्म्स का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो बच्चों हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ। इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा जो है इंक्रीज हुआ था, ऐसा नहीं है इकोनॉमी ने ग्रोथ नहीं करा। देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी इंक्रीज हुआ। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो परसेंटेज कम था अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी क्या हुए, इंक्रीज हुए। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स इंक्रीज क्यों हुए? बिकॉज रिस्ट्रिक्शन सारी खत्म कर दी। जो हमारी ये प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का रोल भी क्या हो गया, पहले से इंक्रीज हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का परसेंटेज इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हुआ। अब जैसे ये ग्रोथ वाइज ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, अब इसको क्रिटिसाइज करने वाले भी कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने अच्छा नहीं किया, इंस्टेड ऑफ दैट इसके कुछ ड्रॉबैक सामने आए। ड्रॉबैक्स क्या थे? जब हमारी कंट्री जो है ग्लोबलाइज हो रही है, दूसरी कंट्री से हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो जहां भी कुछ पॉजिटिव होता है उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आता है। इसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इग्नोर हुआ, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए नहीं कुछ करा। मल्टीनेशनल कंपनीज थी, कॉर्पोरेट लेवल था, उन्होंने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सेटअप करी, कॉर्पोरेट लेवल जॉब्स क्रिएट करी, बट एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए कोई वर्क नहीं करा या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए नहीं करा। अगर एग्रीकल्चर बच्चों अच्छा नहीं होगा, हाउ कैन बी से कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा? बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर इग्नोर हुआ है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो भी डाउन गई, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हमें एग्रीकल्चर से ही आता है। तो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी क्या हुई है बच्चों, कम हुई है, जिसकी वजह से हमें क्या था, इंपोर्टेड गुड्स जो थे हमारे चीपर हो रहे थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, उन्होंने बोला कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाओ, हम कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट हो गए, मतलब हमें ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। इनफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी,
जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो भी इफेक्टिव नहीं रही, उसके भी नेगेटिव ड्रॉबैक सामने आए। जो टैक्स पॉलिसी थी कि टैक्स रिड्यूस करे या टैक्स कम करे, वो भी प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं हुई। बिकॉज ऐसा होता है बच्चों, जब कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन्हें बनाना, फ्रेम करना एंड उन्हें अप्लाई करना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। तो जो वो टैक्स पॉलिसी बनाई गई कि हम टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे या टैक्स रिड्यूस कर दिए गए, उसे भी प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं किया गया। तो एलपीजी में जब प्राइवेटाइज हुआ, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में दिया, उनके पास कि वो अच्छे से प्रमोशन करेंगे, उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, एग्रीकल्चर के को इग्नोर कर दिया, अच्छे से जो भी टूल्स इंप्लीमेंट्स थे या अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी सफर करा। जो भी टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स करे उन्हें भी प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं किया गया। तो समवेयर और मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी भी, कि अगर हम ओवरऑल देखें कि लिबरलाइजेशन होने से या गवर्नमेंट का रोल कम हो जाने की वजह से इंडिया की ग्रोथ तो जरूर हुई, नो डाउट, कहीं ना कहीं आप में इम्प्रूवमेंट तो हुई है, इकोनॉमी की ग्रोथ तो हुई है, बट उस लेवल पे नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड था। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या, वो आपके गोल्स मीट आउट नहीं हुए। जो माइंडसेट था इंडिया इकोनॉमी के, जो भी इकोनॉमिस्ट ने टारगेट सेट करे थे, वो अचीव नहीं हो पाए। तो ड्रॉबैक्स भी सामने आती हैं, जब भी कहीं पर कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, नेगेटिव रोल भी उनके सामने जरूर आते हैं। तो बच्चों आपको ये सब पॉइंट्स पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी वो पूछ सकते हैं कि एलपीजी पॉलिसीज के ड्रॉबैक क्यों क्रिटिसाइज करा गया, ये तीनों रिफॉर्म्स को क्यों मतलब ऐसा क्यों नहीं लिया गया कि ये तीनों रिफॉर्म्स जो है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स रही हैं। तो बच्चों जैसे ये तीनों पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मिलकर काम कर रही है, वहां पर इंडियंस जा रहे हैं, उन्हें जॉब मिल रही है, या वहां से न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, या हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज मिलकर जो है ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की बात है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। बट नेगेटिव पॉइंट्स भी रहे हैं विच यू ऑल शुड नो, बिकॉज क्वेश्चन कैन बी ऑन इधर, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पे भी हो सकता है और नेगेटिव पे भी, जरूरी नहीं है आपको दोनों कंबाइन बताने हैं। तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियरली समझना है, अच्छे से उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सो दैट आप जब वहां पर आंसर लिखो वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो, रेलिवेंट आपको आंसर देना है। अगर वो पॉजिटिव पूछ रहे हैं तो आप पॉजिटिव की ही बात करेंगे, उसमें आप तीनों का इम्पैक्ट एक साथ लेकर सबको एक्सप्लेन करोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्किंग स्कीम, 3 मार्क का है या 4 मार्क, मतलब जितने भी मार्क्स के अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स में पूछ रहे हैं। तो या फिर आपको कोई वो एक स्टेटमेंट आती है, मेंशन करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आया इंडिया की इकोनॉमी पर, तो वो आपको सब पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि व्हाट आर दे आस्किंग टू यू, वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं या नेगेटिव पॉइंट्स की। तो ये सब बातें बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए। तो होप सो आप सबको ये टॉपिक, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।